एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 इसमें क्या क्या डॉट बताओ। उसमें पार्ट 1 में सेक्शन ए बी सी डी चारों सेक्शन में जो भी क्वेश्चन है उसमें सेक्शन मेंशन करके बताओ। उसमें C3 और C2 D2 का J देख लेते हैं उसको। बट जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो इसका एक बार पहले थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लें, कर लो, उसके बाद फिर सॉल्व करो तो कम टाइम में सॉल्व हो पाएगा। और कोई डाउट इसमें पार्ट 1 में है? ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर C2। C2 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ NO बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट इन C2 में। तो सबसे पहले आ रहा है A HNO3। इसका स्ट्रक्चर देखना कि नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है HNO3 का। HO N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड पूछा जा रहा है इस केस में। अब यहाँ पे देखना है कि N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O जो आ रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं यहाँ पे है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पे एरो जा रहा है वहां पे नेगेटिव, और जहाँ पे एरो का टेल था वहां पे पॉजिटिव चार्ज। ये भी तुम्हारा HNO3 का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें जो रेजोनेंस होता है यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ इस पार्ट में रेजोनेंस हो पाएगा यहाँ पे, और इसमें जब रेजोनेंस होगा यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर लिख सकते हो यहाँ पे NOH O माइनस डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज तो है तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। इसमें जो यहाँ पे जो बॉन्ड वेरी कर रहा है यहाँ पे, ये जो आ रहा था डबल बॉन्ड, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। दैट मीन्स इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे इस केस में, देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा HSO3 माइनस का। HSO3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हम लोग क्लास में तो ठीक है, वो आगे का पार्ट था, हम लोग देखते हैं उससे क्या रहेगा। HSO3 माइनस, HSO3 माइनस की बात करते इसमें क्या रहेगा, S डबल बॉन्ड O H O माइनस, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा तुम्हारा HSO3 माइनस का। तो ये सब मल्टी स्टैंडर्ड स्पेसिस में आ जाता, तो ये सब और भी आगे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसका। तो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे यहाँ पे। इसमें N डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है तुम्हारा इसी दोनों पोजीशन पे हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल लेंथ का होगा और ये डिफरेंट लेंथ का होगा। ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड सेम लेंथ का, क्योंकि जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पे इस दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम, बट ये NO यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट। इसका जो आंसर आ जाता फर्स्ट का, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड NO बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट इन HNO3। जबकि NO3 माइनस की बात करें, NO माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अब इसमें क्या होता है, जब इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओगे N डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाने के कारण इस ऑप्शन पे नेगेटिव और इस पॉजिटिव। अब जो रेजोनेंस होगा तुम्हारा, ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे पूरे में रेजोनेंस हो पाएगा। दैट मीन्स NO जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे रहेगा, और -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो -2/3 -2/3 -2/3। तो ओवरऑल जो चार्ज रहेगा तुम्हारा यहाँ पे है वो क्या रहता है, वो -1 रह पाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, इसमें एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ मिलेगा तुम्हें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर C2 यहाँ पे है। यहाँ पे HNO3
क्योंकि ये OH अगर आ गया तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा इस पार्ट में अभी, जबकि H प्लस बाहर चला गया, NO3 माइनस बन गया ये, तब यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा पूरे में। तो HNO3 में ओनली वन टाइप ऑफ NO बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है, ये HNO3 में टू टाइप्स का, और NO3 माइनस में एक ही टाइप्स का बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ही NO टाइप का, दैट इज बॉन्ड लेंथ हर एक NO का सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर C3 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। Explain the following. CO bond length in formic acid 1.23 angstrom and 1.36 angstrom, and both the CO bond length in sodium formate have same value. सही है, इसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इवन क्लास में किया हुआ भी है। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है तुम्हारा इसमें, HC डबल बॉन्ड OH, और फॉर्मेट आयन क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O माइनस। इसी का फॉर्मिक एसिड का जब H प्लस बाहर कर देंगे, वो जो वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन पे, ये क्या है, फॉर्मेट आयन। और फॉर्मेट आयन में इस पार्ट में क्या होगा, तुम्हारा रेजोनेंस हो पाता है इसके, और जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये HO माइनस, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों पोजीशन पे इक्वल आ रहा है, दैट मीन दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल है। लेकिन HCOH में यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे देखना एक और भी पॉइंट आता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे था, ऑक्सीजन पे, और इसमें यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑक्सीजन पे ही आ रहा है, ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेगेटिव चार्ज अगर सेम एटम पे डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पर वैसा कोई प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पाता, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो पाता यहाँ पे। देखो यहाँ पे C3 में बस सोचना ये था, इसमें जो बोला जा रहा है कि सोडियम फॉर्मेट, तो सोडियम फॉर्मेट का मतलब क्या था, सिंपली फॉर्मेट आयन, यहाँ पे Na प्लस अंडरस्टूड है ये, तो ये फॉर्मेट आयन में जो रेजोनेंस होता है वो इक्विवेलेंट टाइप का रहेगा यहाँ पे, जो कि मैंने दिखा रखा है, इसका दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगा, जो कि दे रखा है 1.27 एंगस्ट्रॉम। बट यहाँ पे आपको प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है इस केस में, इक्विवेलेंट आरएस नहीं बन पाता यहाँ पे, यहाँ पे मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ पे मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स 1.36, और यहाँ पे क्या रहेगा इसका जो वैल्यू दे रखा है 1.23, ये बॉन्ड लेंथ का है यहाँ पे, यहाँ पे इक्विवेलेंट आरएस, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के चलते इक्वल रहेगा बॉन्ड लेंथ यहाँ पे। क्लियर अब यहाँ पे है, यहाँ पे इक्विवेलेंट आरएस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, जिसके चलते दोनों का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डिफर करता है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दोनों पोजीशन का इक्वल ही रहेगा ड्यू टू रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर D2 का, हाँ बताओ। सर उसमें जो फॉर्मिक एसिड उसमें कोई मतलब आयन नहीं होता, या सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसलिए भी हम कह सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे, बट अगर थोड़ा डिटेल में जाओ, जैसे मैंने बताया था जब लोग रेजोनेंस फिनिश किए थे केमिकल बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे रेजोनेंस का मैंने बस टेलर पढ़ा था, पूरा पिक्चर जो आना है वो जब हम लोग ऑर्गेनिक में GOC पढ़ेंगे वहाँ पे आता है, उसका और डिटेल में अगर जाओगे यहाँ पे HCOH, यहाँ पे इसका जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये भी बेसिकली रेजोनेंस में आ पाता है, बट ये नॉन इक्विवेलेंट टाइप का बनता है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों आ पाता है, तो फिर आगे लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जैसा बता रहे थे तो उतना ही याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट इज वहाँ पे इक्विवेलेंट आरएस आ रहा है, और उसी केस में बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगा। यहाँ पे कोई प्रॉपर इक्विवेलेंट आरएस नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि कोई नेगेटिव चार्ज, इतना भी याद रखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस सर, थैंक यू। If two bonds are same, then only bond length will be equal. बिल्कुल यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, जैसा कि यहाँ पे O माइनस और C डबल बॉन्ड, इसमें वैसा ही आ रहा है, C डबल बॉन्ड O माइनस, दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगा। और ऐसा नहीं कि दो ही बॉन्ड्स होगा, दो से ज्यादा, जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड्स आ रहा था, इसमें भी बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रहा था यहाँ पे। अगर इक्विवेलेंट आरएस आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा वहाँ पे।
सो ठीक है, D2 का J, D2 के J वाले पार्ट में ड्रॉ द टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स बिटवीन। यहाँ पर भी क्वेश्चन में नीचे मेंशन कर दिया गया है इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस, तो फिर अब जेड को सोचिए, जे को सोचना है। तो जे में आ रहा है यहाँ पे पी एक्स एंड डी एक्स वाई, पी एक्स एंड डी एक्स वाई। तुम्हारा इसमें डी एक्स वाई का इसमें बना लो, बेसिकली 3D है इसमें, तो 3D में अगर विजुलाइज कर पाओगे इसमें भी, अगर मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन है तुम्हारा, इसमें क्या रहेगा, इसमें डी एक्स वाई नॉन एक्सियल है, बिटवीन द एक्सिस रहेगा ये। ये तुम्हारा डी एक्स वाई का है। अब इसमें पी एक्स कहाँ रहेगा, तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, क्लियर है, यहाँ पे है, ये तुम्हारा डी एक्स वाई है और ये एक्स एक्सिस है। इसी पे क्या रहेगा तुम्हारा एक्स, देखो यहाँ पे इस टाइप से सोचना है इसको, ये तुम्हारा क्या है इसमें एक्स, और ये पी एक्स बोला जा रहा था, पी एक्स का शेप क्या रहा था इसमें, यहाँ पे डम्बेल, ये तुम्हारा पी एक्स का है। बट इस पी एक्स को अप्रोच कैसे कराना यहाँ पे है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, क्योंकि इंटरनल की जेड एक्सिस है, मैंने दिखा दिया यहाँ पे है इसको, और अच्छे भी दिखाओ यहाँ पे, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे एक पेन को परपेंडिकुलर रख दो यहाँ पे, और उसके ऊपर से यहाँ पे कराना है वहां पे इसके इसमें पी एक्स को, ये तुम्हारा पी एक्स का है, एक्स एक्सिस यही है। अब इसको जेड एक्सिस जो आ रहा था यहाँ पे, ऊपर से इस पी एक्स को उस पर प्लेस करो, और जब ऊपर से प्लेस करते हो तो तुम्हारा कुछ इस टाइप से दिखेगा वहां पे, एक्स एक्सिस से पी एक्स है, और उसको ऊपर से प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर से प्लेस करो, कोई भी लोग एक दूसरे, कोई भी लोग एक दूसरे को मैच ही नहीं कर रहे हैं वहां पे, दैट मीन्स यहाँ पे किसी भी टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये जीरो ओवरलैपिंग हो जाता है, एक्सिस ही प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स जीरो ओवरलैपिंग, कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चेक कर लो क्या आ रहा है उसमें आंसर, नो बॉन्ड इज फॉर्म, ऐसा कुछ आ रहा होगा, क्लियर है, यहाँ पे है ये जेड एक्सिस को बोला जा रहा है इंटरनल एक्सिस, दैट मीन्स ऊपर से पी एक्स को प्लेस कराते हैं उस पर, डी एक्स वाई पे। D2 का एम भी है, तो D2 के एम में D2 के एम में देखना था यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर क्या रहा था तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक एक्सियल ऑर्बिटल होता है, एक्सिस पे इसका लोब होता है यहाँ पे इस तरीके से। एक और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्स और ये वाई। अब इसमें क्या करना था, यहाँ पर भी है एक्सिस पे ही रहेगा, देखते हैं यहाँ पे हम लोग इंटरनल जेड एक्सिस का क्या मतलब है उसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने डी एक्स वाई का ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर एक्स वाई प्लेन में, और जब ये एक्स वाई प्लेन में है यहाँ पे, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो बोर्ड का प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, इसमें जेड एक्सिस कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे तुम इसमें कॉपी पे नोट कर रहे हो वहीं पे एक पेन को परपेंडिकुलर रखो वहां पे, और जैसे परपेंडिकुलर रखते हो, अब ये जो तुम्हारा डी एक्स वाई है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर सोचना है यहाँ पे, और जब परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ पे इस टाइप से, अगर कुछ विजुअल हो पा रहा है उसमें देखोगे, तो जो दूसरा वाला डायग्राम है तुम्हारा यहाँ पे इस टाइप से ये आ रहा है, तो ऊपर से इसको प्लेस करना है इस टाइप से यहाँ पे, और जब ऊपर से प्लेस करते हो वहां पे है, इसमें क्या होगा, ये चारों लोग एक दूसरे को मैच करेगा यहाँ पे, ये लोग इससे मैच कर जाता, ये इससे मैच कर जाएगा, ये वाला तुम्हारा इससे मैच करेगा, और ये जो है इससे मैच कर जाएगा।
तो चारों लोग एक दूसरे को ओवरलैप करेगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरे वाले डायग्राम को फर्स्ट वाले डायग्राम पे ऊपर से जेड एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कराना है, क्योंकि इंटरनल एक्सिस जेड एक्सिस है। और जब ऊपर से अप्रोच कराओगे तो ये चारों लोग एक दूसरे को मैच करेगा, दैट मीन्स ये किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर एम यहाँ पे है, D2 का एम। फिर दोनों को अलग अलग लिख लिया मैंने। अब इसको जेड एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कराएं, दैट मीन्स ऊपर से किसी एक को एक दूसरे पे प्लेस करते हैं वहां पे। तो जेड इंटरनल एक्सिस जेड एक्सिस बोलने का मतलब कि दोनों ऑर्बिटल जो आ रहा है dxy ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसको जेड एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कराना है, नजदीक लाना है वहां पे। तो देख लोगे यहाँ पे वो क्या रहेगा, अगर देखोगे वहां पे अगर एक्सिस इम्प्रॉपर है तो फिर जीरो ओवरलैपिंग वहां पे। देखिए इसमें px पूछा जा रहा है तो बिल्कुल वो क्या होगा यहाँ पे है, अगर एक्सिस इम्प्रॉपर है तो फिर जीरो ओवरलैपिंग। देखिए यहाँ पे आ भी रहा था ये, अगर कोई भी क्वेश्चन तो वहां पे सोच पाओगे आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे है पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2। बाकी थ्योरी हम लोग इतना डिटेल में पढ़े हुए हैं कि क्वेश्चन खुद से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते थे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर C2, C4, A2, A2, C2, C4, B2, C2, एक और कोई था इसमें, D4, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है सर CO का स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या रहा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ध्यान से देखोगे इसमें, अब यहाँ पे क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O, इस टाइप से। अब यहाँ पे देखने के ऑप्शन यहाँ पे क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, कार्बन का इलेक्ट्रॉन 4, और ऑप्शन का क्या रहता है इसमें, यहाँ पे है इस टाइप से आ रहा है। अब यहाँ पर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। अब इसमें अगर इसके बीच में कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, इस केस में ध्यान दोगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया है ऑक्सीजन का। CO का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर दिए, ऑक्सीजन का 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्डिंग में, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो जब ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बताओ, काउंट करके बताओ। इसमें जो मैंने एरो लगाया हुआ उसके 9। पास 9, और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करते, दैट मींस स्ट्रक्चर रॉन्ग है। तो ऑक्टेट का एक्सपेंशन ना हो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसलिए हम लोग क्या हेल्प लेते हैं। और साथ में यहाँ पे जो कार्बन था इसके पास 7 ही आ रहा है, इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है यहाँ। देखते हैं वहां पे ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है यहाँ पे जनरली। और जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया यहाँ पे, लेकिन इस कार्बन का ऑक्टेट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कार्बन के पास टोटल कितना है अभी इस डायग्राम में, 6। 6। सही है। और ये जो 6 आ रहा है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है यहाँ पे। ये इसका CO का प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा अभी भी है। अब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।
कार्बन के पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 पहले था, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन। एक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं, वो हटाते कैसे, जहां पे एरो जा रहा है वहां पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये तुम्हारा सीओ का स्ट्रक्चर है, दोनों में से कोई जगह ड्रॉ कर सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में ड्रॉ करना है इसको ड्रॉ करो, और या फिर इसको ड्रॉ करना है। क्लियर है यहाँ पे सबको अभी है कि सीओ का स्ट्रक्चर, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीजन, अब देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो बनाता ही है, थर्ड बॉन्ड क्यों बना रहा है यहाँ पे है, तो थर्ड बॉन्ड इसलिए फॉर्म कर रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन का, और वो वहां पे क्या कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कार्बन को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यहाँ पे जो भी पॉसिबल है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर दे रहे हैं तो ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है वो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला जा रहा है कि द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोथायोकार्बोनेट। अब इसमें मोनोथायोकार्बोनेट का मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे है, तो कार्बोनेट क्या होता है सबसे पहले तो वो देखना है। सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन का ये स्ट्रक्चर लोग क्लास में ड्रॉ भी कर चुके हैं। अब जो वाला है यहाँ पे थायोकार्बोनेट, तो थायोकार्बोनेट का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे है, तुमने बताया हुआ कि थायो वर्ड कब यूज करते हैं, BIN में, बताओ सब लोग। सल्फर के लिए। सल्फर। सल्फर, जब एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस किया जाए देन वहां पे प्रीफिक्स थायो यूज किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है उसको सल्फर से रिप्लेस कर देना यहाँ पे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड S, और ये O माइनस AUT रह जाता है यहाँ पे। तो चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है उसमें वहां पे। दैट मीन्स सेंट्रल एटम क्या रहेगा, कार्बन ही रहेगा तुम्हारा। इसका ऑप्शन क्या आ जाता है यहाँ पे, D, C डबल बॉन्ड S, O माइनस O माइनस। C तो पॉसिबल ही नहीं है, कार्बन का ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जा रहा है। B भी पॉसिबल नहीं है, B में कार्बन का ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो रहा है। और A भी, ए में बात करोगे वहां पे, ए में नेगेटिव चार्ज जो आएगा तुम्हारा एक ही आ पाएगा जो ऑप्शन पे रहेगा वहां पे, जबकि कार्बोनेट आयन में क्या रहता है वहां पे, दो दो नेगेटिव चार्ज। तो तुम्हारा आंसर क्या आता है, D। हाँ बताओ, कुछ डाउट हो तो सिंपली यहाँ के ऑप्शन को कार्बोनेट आयन में जो ऑक्सीजन था उसको रिप्लेस कर देना था सल्फर से, ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें D2। D2 में बोला जा रहा है कि पिक आउट among the following species isoelectronics with CO2। अब इसको तो कर सकते थे यहाँ पे। CO2 में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो या टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो यहाँ पे। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है CO2 में, कार्बन का कितना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, या टोटल इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लो यहाँ पे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर दो तो CO2 में क्या आ रहा है तुम्हारा 6 कार्बन का, ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 इंटू 2 16, 22 CO2 में। N3 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, एक नाइट्रोजन के पास 7, 7 इंटू 3 21, और एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट मीन्स ये भी 22। CNO माइनस, तो कार्बन का कितना रहता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, और एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स +1। ये क्या आ जाएगा इसमें 15, ये भी 22 आ रहा है तुम्हारा। क्लियर है यहाँ पे है, आई थिंक आंसर क्या आता है, अलॉग दी NCN2 माइनस, इसका भी चेक करते हैं। नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6, 7 +2, 2 माइनस था यहाँ पे, ये भी क्या आएगा तुम्हारा 22। सब इक्वली आ रहा है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। आइसो इलेक्ट्रॉन दैट मींस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर C2। सर हाँ बताओ।
सर ये CNO माइनस का बताया, फिर से बता सकते हो आप? में दिक्कत क्या, तो मैं CNO माइनस में कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है 6, 6। नाइट्रोजन का 7 टोटल इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन यस का यस यस टोटल सर, इलेक्ट्रॉन क्लियर। 8 और एक नेगेटिव चार्ज वो दैट मींस वन एक प्लस काउंट नहीं 1। किया मैंने। यस सर, क्लियर। C2 की बात करें हम लोग यहाँ पे है, तो C2 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर C2, और इवन मैंने क्लास में भी बताया हुआ है C2 को HOXYZ वहां पे दिया गया है। C डबल बॉन्ड O माइनस, इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है तुम्हारा सिर्फ इस पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, और जब रेजोनेंस होती है नेगेटिव चार्ज जैसे इधर आता है यहाँ पे ये इधर ओपन होता है, दैट मीन डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, यहाँ पे HOCO माइनस डबल बॉन्ड O। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो रहेगा इस पोजीशन पे भी इस पोजीशन पे, बट यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अभी भी है, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पे, जबकि इस दोनों पोजीशन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स x ज्यादा रहेगा, और y और z का जो बॉन्ड लेंथ होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण कम रहता है, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वहां पे कम रहेगा बॉन्ड लेंथ, बट दोनों पोजीशन पे इक्वल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करोगे इसका, तो क्या था वहां पे, ओ जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर उतना ही यहाँ पर भी -1/2 -1/2, तो y इक्वल टू z, दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगा यहाँ पे, तो ये तो रिलेशन आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, इस टाइप से सोचना था इसको। C4 C4 में आई थिंक जितना भी पार्ट अभी पढ़ रहे हो तुम लोग, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, सबसे आसान पार्ट तो ये लग रहा होगा, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बस क्वेश्चन देखते ही टिक कर सकते हो, थोड़ा सा अगर थ्योरी क्लास में ढंग से किए हो तो ठीक है, देखते हैं इसको, यहाँ पे है C4 में बोला जा रहा है कि अमंग द स्पेसीज व्हिच हैज द वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब देखना ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का मतलब क्या यहाँ पे है, तो CO2 का स्ट्रक्चर हम लोग क्लास में ड्रॉ कर चुके हैं, इवन वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करना जानते हैं कि CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, एक लाइन पे रहेगा ये। CH3, यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड है, और कंप्लीट डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है यहाँ पे है 2, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, कौन बताओगे? 1.5। 1.5 क्लास में कर किए हुए हैं, इतना सिंगल बॉन्ड तो दोनों जगह है, और एक पाई बॉन्ड दोनों जगह हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक पोजीशन पे क्या रहेगा 1 प्लस 1/2 दैट मीन्स 1.5। CO का मैंने अभी बताया हुआ है कि CO के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है CO के बीच में, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो क्या रहेगा इसमें तुम्हारा 3। बाकी CO का बॉन्ड ऑर्डर और भी हम लोग निकालेंगे, जब हम लोग MOT पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना है। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ेंगे हम लोग, जो कि केमिकल बॉन्डिंग 4 में आता है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहां पर भी CO का हम लोग निकालेंगे, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे बता सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर 3, और लास्ट वाले का यहाँ पे कार्बोनेट आयन, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा बताओ सब लोग? बॉन्ड ऑर्डर 1.33, 4/3। तो ये 4/3 दैट मींस 1.33। अब मैंने एक रिलेशन बताया हुआ क्लास में कि बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन बॉन्ड लेंथ के साथ क्या है, सब कुछ पढ़े, बॉन्ड लेंथ का रिलेशन बॉन्ड ऑर्डर के साथ Indirectly related। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही है, बिल्कुल इनवर्सली Proportional। प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे तो लोएस्ट पूछा जाए, इसमें अगर ऑर्डर भी बताना होता
तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसका सबसे ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है? CO3 2- का। दैट मीन्स CO3 2- का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। देन CH3 C डबल बॉन्ड O-, देन CO2, देन CO। ये तुम्हारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाता है यहाँ पर। वो कैसे निकाल पा रहे हैं? बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना था। देन देखिए, अब CO2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इसके बीच में कंप्लीट डबल बॉन्ड आ जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2। यहाँ पे CO का स्ट्रक्चर बॉन्ड ऑर्डर 3, ट्रिपल बॉन्ड है इसके बीच में। तो आंसर क्या आता है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सॉरी ये दोनों बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लिए। अब बोला जा रहा है कि वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो वीकेस्ट किस में रहेगा? जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। अब मैंने ये भी बताया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, दैट मीन्स वहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। वो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो स्ट्रॉन्गर पूछा जाता तो CO, वीकेस्ट पूछा जा रहा है वो कौन सा आ जाता तुम्हारा? 1.33। तो आंसर क्या आ जाता है इसका? CO3 2-। तो बॉन्ड ऑर्डर कम दैट मीन्स वो वीकेस्ट, और बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा अगर आ रहा है वहां पे, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा दो एटम के बीच में वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो पाता है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर C4 सबको अब? यस सर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर D4 की बात करें। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर जो रहता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैंने बताया कि डिटेल में बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे आता है, MOT वाले पार्ट में, जब हम लोग मोइटो ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा भी हो सकता है, बट वो कुछ ही कंडीशन रहता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट है D4। D4 में बोला जा रहा है कि C3 4- का स्ट्रक्चर। तो C3 4- का जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, एक तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दे दो, और यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज दे देना। अब यहाँ पे तुम ये सोच के बताओ कि जिस कार्बन पे मैंने 3 नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है उस पे कितना लोन पेयर होगा? जिस कार्बन पे 3 नेगेटिव दिया हुआ है उस पे नंबर ऑफ लोन पेयर। बताओ सब लोग, बताओ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन C3- कार्बन। सही है, बाकी लोग भी बताओ उसमें क्या रहेगा। उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन C3-। बताओ, कुछ तो सोचो। सही आ रहा है सब लोगों का? तो क्या रहेगा उसमें? वहां पे है 3। इसमें दिक्कत क्या आ रहा था? देखो सोचने का तरीका क्या था। मैंने बताया हुआ कि जब किसी भी एटम पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उस पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना ये कार्बन पे दिया गया है? 3 नेगेटिव। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा कार्बन पे। क्लियर है यहाँ पे? और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, दैट मीन्स 4 + 3 7। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, बचा 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 लोन पेयर। अब इस कार्बन पे बात करें, यहाँ पे इस कार्बन पे एक ही नेगेटिव चार्ज है। एक ही नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, एक नेगेटिव, दैट मीन्स 5। तो 4 + 1 5। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक लोन पेयर। तो C3 4- में नंबर ऑफ लोन पेयर क्या रहेगा? तो 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसमें हर एक एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट है यहाँ पे तुम्हारा, और 4 जो नेगेटिव चार्ज है वहां पे ये आ भी रहा है। तो 3 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे
इस तरीके से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे इस तरीके से सोचो, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, यहाँ पे है कि सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दो, 2 नेगेटिव इस पे आ जाएगा, और इधर भी 2 लोन पेयर दिखा दो, और यहाँ भी 2 नेगेटिव दिखा दो। ये भी स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे है इस पे 2 नेगेटिव, इस पे 2 नेगेटिव, या इस पे 3 नेगेटिव, या इस पे 1 नेगेटिव, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो बॉन्ड कितना आएगा इसमें? यहाँ पे इसमें भी अगर काउंट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स 2 सिग्मा 2 पाई, और यहाँ भी तुम्हें 2 सिग्मा 2 पाई आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है इसमें? 2 सिग्मा एंड 2 पाई, ये आ जाता आंसर D4 का। क्लियर है सबको? यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करे, तो यहाँ पर कहीं भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो रहा है क्या? चेक करो। तो मैं किसी के लिए चेक करता हूँ। यहाँ का जो कार्बन टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है कार्बन के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 80 इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल कार्बन जो है, चारों वैलेंट बॉन्ड चारों का चारों बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया, तो 4 इधर 4 इधर, इसके पास भी 80 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 80 रहेगा। तो ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है वहां पर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे और भी कोई डाउट हो? पार्ट थर्ड, एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड, इसमें कुछ डाउट हो? नहीं, बिल्कुल चार्ज को इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करते हैं। चार्ज क्यों दिखाया जाता है? तो चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे बताया मैंने, एक नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया यहाँ पे। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है यहाँ पे? वैलेंट इलेक्ट्रॉन 4, 4 में से एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा। 4 + 1 5, तो ऑलरेडी मैंने काउंट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन वहां पे नेगेटिव चार्ज के लिए। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, बचा 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एज बॉन्ड पेयर दिखा रहा हम लोग। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पे आया हुआ है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे है पार्ट थर्ड, कुछ डाउट हो उसमें तो वो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2। चलो पार्ट थर्ड में अगर कुछ डाउट नहीं है तो एक्सरसाइज 2 बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 का बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 6 9 10, 6 ऑलरेडी आ गया, 9 10। और कुछ डाउट हो इसमें? तो ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत लोगों का डाउट है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देखना है, और हाइड्राजोइक एसिड, ये जो स्ट्रक्चर है उस कंपाउंड जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया किसके लिए? हाइड्राजोइक एसिड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लेस स्टेबल? चलो ठीक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ, बाकी इसका डिटेल में थोड़ी आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। HN डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज, इस एरो का मतलब क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया वहां पर। HN पॉजिटिव चार्ज, N फिर से पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया यहाँ पे है, डबल बॉन्ड N2 माइनस, HN माइनस N प्लस, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो सबसे पहला लॉजिक यहाँ पे ये है, इसमें पूछा जा रहा है कि लीस्ट स्टेबल कौन सा है। तो लीस्ट स्टेबल के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक दूसरे का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा वो मोर स्टेबल होता है, और इसमें लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो लेस स्टेबल रहेगा। एक ही पॉइंट यहाँ पे याद रखना है तुम्हें। बाकी ये पॉइंट भी हम लोग लिखेंगे कि किसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, बट वो जब जीओसी पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। इस क्वेश्चन के तुम्हें याद रखना है कि जिस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो वो मोर स्टेबल होता है, और उसका उल्टा जिसका ऑक्टेट भी कंप्लीट ना हो या फिर लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो वो तुम्हारा लेस स्टेबल। यहाँ पे जब चेक करोगे इसमें हर एक एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन तो डुप्लीट पूरा करता है। यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन आ रहा है इस केस में तुम्हारा यहाँ पर ये एन नेगेटिव एक ही नेगेटिव दिया गया है, और यहाँ पे एन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इस केस में इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पे एन नेगेटिव का मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि दो दो लोन पेयर भी है वहां पे। बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, और इसका जब ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी है, दैट मीन्स ये तुम्हारा लिस्ट स्टेबल रहेगा। तो आंसर क्या आता है इसमें? सेकेंड। क्लियर है? यहाँ पे है, इसका एक लॉजिक ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है वो लिस्ट स्टेबल। वैसे ही बोल सकते हो कि वहां पे प्लस प्लस है, इसके बीच में रिपल्सन होगा तो वो भी लिस्ट स्टेबल होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। बट स्टार्टिंग का लॉजिक है जिसका यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे है, इवन इसमें भी कंप्लीट नहीं आ रहा है यहाँ पे, जबकि इस दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है हर एक नाइट्रोजन एटम का। दैट मीन्स वो दोनों मोर स्टेबल और ये लिस्ट स्टेबल। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का बी एंड डी ऑप्शन। इसमें बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ए ऑप्शन, free rotation of atoms about a sigma bond is allowed but not in case of pi bond। सही स्टेटमेंट है, ये सही है कि सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल हो पाता है, जबकि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डी की बात करें, सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम्स बट अ पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पे जो डी वाला पार्ट है यहाँ पे है कि सिग्मा बॉन्ड जो डिटरमाइन करता है यहाँ पे है वो क्या करेगा तुम्हारा, इसका प्रॉपर हम लोग क्या बोलते थे, सिग्मा बॉन्ड का जो आता था ओवरलैपिंग वो कैसे होता था वहां पे, एक्सियल ओवरलैपिंग। वहां पे जो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था वो क्या होता था, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक एक्सिस के अलोंग आता था वहां पे है। तो एक पॉइंट और भी देखो यहाँ पे, इसमें जो बोला जा रहा है यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम्स बट पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट। तो कार्बन एटम्स के बीच में अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है यहाँ पे है, एक्सियल ओवरलैपिंग इसी एक्सिस पे रहता है। बट एक्चुअल में जो पाई बॉन्ड होता है वो इस सिग्मा बॉन्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ये भी मैंने बताया हुआ क्लास में बीबीटी में। अगर पाई बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, ये लेटरल ओवरलैपिंग होता है जो कि ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, वो एक्सिस के अलावा नहीं आ पाता वहां पे। और एक्सिस के अलावा नहीं आता तो वही बोला जा रहा है कि सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का डायरेक्शन बता पाता है कि एक्स एक्सिस के अलावा है, वाई एक्सिस के अलावा या जेड एक्सिस के अलावा। जबकि जो पाई बॉन्ड है वो मान लो कि ये जेड एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा जो पाई ऑर्बिटल ये पाई बॉन्ड बना, ये पीएक्स का भी हो सकता है, पीएक्स पीएक्स या पीवाई पीवाई, इसका कोई प्राइमरी इफेक्ट नहीं रहता यहाँ पे। बट पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। इसका मीनिंग है कि वो एक्सिस के परपेंडिकुलर आता है। अब किसमें परपेंडिकुलर रहेगा ये प्रॉपर फिक्स नहीं है वहां पे, एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, कोई भी रह सकता है। तो बी भी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। सी की बात करें तो सी तो आसान, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड, करेक्ट है वो।
डी में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर ऑफ ऑर्डर ऑफ 260 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो दोनों में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ, बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा दिया हुआ है, 347 पाई बॉन्ड का दिया हुआ है। पाई बॉन्ड का। तो जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है उसके लिए बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा वहां पे, तो बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड का ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। आंसर एक बार चेक करो, आंसर इसका फिर डी ही आ रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है कि डी ही रहेगा इनकरेक्ट वहां पे, क्योंकि ऑर्डर उल्टा दे रखा है वैल्यूज का। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन CaC2। CaC2 का नेम क्या है, कौन बताओगे, इस कंपाउंड का कैल्शियम नेम। कार्बाइड। तो ये बिल्कुल, ये क्या रहता है, कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड आती है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कैल्शियम मेटल और कार्बन नॉन मेटल, तो कैल्शियम और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, आयोनिक बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव और दोनों कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल न्यूट्रल है। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे और एक लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर यहाँ पे। ये तुम्हारा CaC2 का स्ट्रक्चर है। इसमें तुम्हें काउंट कर लेना है कि सिग्मा बॉन्ड कितना और पाई बॉन्ड कितना है, काउंट करो वहां पे। 1 सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, 1 सिग्मा 2 पाई। क्लियर है, यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना था तुम्हें। क्विकली ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पता, अब जैसे मैंने क्या सोचा कि कैल्शियम मेटल है, कार्बन क्या आ रहा है तुम्हारा नॉन मेटल, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड, तो Ca2 प्लस और इस पे C2 माइनस, इसको इस टाइप से लिख सकते हो, Ca2 प्लस और ये C2 माइनस, ये मैंने C2 माइनस का स्ट्रक्चर अलग से ड्रॉ कर दिया है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर CaC2 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन डाइसाइनोजेन CN2। नहीं, आयनिक बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे, बट इतना तुम लोग पढ़े थे BIN में कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में जनरली फॉर्म होता है, मेटल नॉन मेटल, वही बस यूज हुआ यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा इसमें आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है, इतना सिंपली सोच सकते थे। बाकी आयनिक बॉन्ड हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे उसका। नेक्स्ट है इसमें CN2। अब CN2 का जो स्ट्रक्चर आता है तुम्हारा, 2 CN है यहाँ पे, C सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन जनरली कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन इन जनरल ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा आ रहा है, कार्बन का 4 ही वैलेंस कौन होता है, तो 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, उसका भी ऑक्टेट पूरा, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा यहाँ पे। अब इसमें काउंट कर लो तुम यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, तो 3 सिग्मा 4 पाई। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर लो इसमें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, CN2 का इस टाइप से रहता है यहाँ पे। ये कैसा स्ट्रक्चर एक मैंने बताया होगा पहले भी, C2CN होल 4, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। C2CN होल 4 में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना होता है, बताओ सब लोग बताओ, C2CN होल 4 में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इनको याद हो स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करो और रफ पे, C2CN होल 4, सोचने का तरीका कुछ इसी टाइप से रहेगा। वहां पे CN है,
तो जो CN आ रहा है साइनाइड उसके बीच में C ट्रिपल बॉन्ड N ही रहेगा। बताओ कोई एक बताओ, C2CN होल फॉर में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नहीं हो जाए सही नहीं है, बाकी लोग और ट्राई करो। C2CN होल फोर, थोड़ा करेक्ट और करो कौशल, सिग्मा सही है, पाई करेक्ट करो, उसमें काउंटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, काउंटिंग दोबारा करो। नहीं है उसका सही नहीं है, सिग्मा सही है, पाई को करेक्ट करना है वहां पे। देखो मैं बताता हूँ, आई थिंक मैंने बताया भी होगा। अब देखना कि C2CN फोर्स, तो यहाँ पे 4CN आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स, और C2 आ रहा है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। नहीं सही नहीं है, देख लोगे यहाँ पे, अब मैं ड्रॉइंग कर रहा हूँ, इसमें बस तुम्हें काउंट करना है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हर एक कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे। ये तुम्हारा C2 और ये CN4, 4CN ग्रुप आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा। अब इसमें तुम काउंट करके बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सही है कौशल, अब सही है, 9 सिग्मा 9 पाई। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको एक याद रखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर। चाहो तो नोटबुक में भी ड्रॉ कर लो इसको, C2CN होल फोर, इसमें क्या रहेगा, 9 सिग्मा 9 पाई। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, इसको नोट कर लो अलग से। सर हाँ बताओ। सर इसमें तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है ना सर, लेकिन 5 सिग्मा बॉन्ड ही आ रहा है तुम्हें, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, और ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड ही है। हाँ यस सर, यस सर, यस सर। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 9 सिग्मा 9 पाई। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, यहाँ पे एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, इसमें तो क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4, और क्लास में कराया गया क्वेश्चन है, उसमें क्या दिक्कत है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन कार्बोनेट आयन, क्लास नोट्स देखो। नहीं, फोर्थ का आंसर क्लास, एक बार क्लास नोट्स देखो, इसमें यहाँ पे मैंने रेजोनेंस बताया हुआ था, उसका सेकंड एग्जांपल ये था CO3 माइनस, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ रहा था। तो कार्बोनेट आयन का नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 आ रहा था, क्लास नोट्स को एक बार देखना था वहाँ पे। तो ठीक है, तो 4 हो गया है, और कोई डाउट पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। चलो वो हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, मतलब क्लास में थ्योरी इतना सफिशिएंट करा के अगर एक भी ढंग से करते हो तो शायद डाउट ना आए तुम्हें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 का CD चेक कर लेते हैं उसको। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिविस डायग्राम इज आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है वहां पे। तो सबसे पहले बोला जा रहा है तुम्हें वहां पे
NaCl, NaOCl, इसका नेम कौन बताओगे? NaOCl का NaOCl इस कंपाउंड्स का नेम बताओ। कोई एक अगर पता है तो अनम्यूट करके बता सकते हो इसमें सिंपली। अनुष्का सही नहीं है। कौशल सही है, थोड़ा करेक्ट करना था शायद, टाइपिंग में देखो उसमें सही है। आर्या सही है। क्या रहेगा इसमें तुम्हारा? सोडियम हाइपोक्लोराइड सही है वो। तो क्या रहेगा उसमें? सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या रहेगा? Na प्लस, और जो नेगेटिव चार्ज है वो वहां पे ऑप्शन पे रहता है, OCl माइनस, Na प्लस और ये OCl माइनस, और यहाँ पे ये लोन पेयर। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर रहेगा, जो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है तुम्हारा Cl पे, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे करेक्ट क्या रहा था? NO प्लस और OCl माइनस, दैट मीन्स ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और ऑप्शन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा इसके पास तीन तीन लोन पेयर होगा, तीन लोन पेयर इस क्लोरीन पे है। ये भी क्या है तुम्हारा? इसमें इनकरेक्ट आ रहा है वहां पर। ये भी इनकरेक्ट है। बी की बात करें, बी तुम्हारा करेक्ट है। वहां पे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन सेंट्रल एटम, चारों क्लोरीन पे तीन तीन लोन पेयर है, तो वो करेक्ट दिखाया गया है, तो बी करेक्ट है तुम्हारा उसमें। सी की बात करें हम लोग वहां पे, तो सी में कौन सा कंपाउंड है? वहां पे है NH4 ट्वाइस S, सोडियम सल्फाइड। जब सोडियम सल्फाइड आ रहा है यहाँ पे है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या रहेगा तुम्हारा? ये NH4 प्लस और H2 माइनस, NH4 प्लस और H2 माइनस जब आयंस में ब्रेक करोगे इसको यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? NH4 प्लस और H2 माइनस। अब देखना कि H2 माइनस जो आ रहा है वहां पे सल्फर, तो सल्फर का खुद का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 नेगेटिव आ रहा है, तो सल्फर पे तो सल्फर पे कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 4 लोन पेयर होना चाहिए था, क्योंकि 2 नेगेटिव आ रहा है, तो सल्फर का खुद का 6 होता है इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम सबका क्या रहेगा? 6। 2 नेगेटिव आया, दैट मीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा, दैट मीन 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाना है, 4 लोन पेयर, जो कि यहाँ पे बुकलेट में 3 ही लोन पेयर दिखाई, दैट मीन ये भी इनकरेक्ट है तुम्हारा। डी की बात करें, डी क्या है तुम्हारा? N2H4, डी करेक्ट है वहां पे। N सिंगल बॉन्ड N, H H, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन 5 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन दो दो इलेक्ट्रॉन और होगा, एक एक लोन पेयर यहाँ पे। ये करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका तुम्हारा? A एंड C। वो दोनों क्या रहेगा? इनकरेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना था इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है which are the exceptions of the Lewis octet rule। एक्सेप्शंस कौन कौन सा उसमें चेक करो वहां पे। NO3 माइनस, NO3 माइनस में तो ऑक्टेट ही कंप्लीट होता है सबका, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है अभी। N2O का स्ट्रक्चर भी क्लास नोट्स में ड्रॉ किया गया है, इसमें भी ऑक्टेट सबका कंप्लीट रहता है। BeH2 एंड NO, BeH2 में क्या रहेगा? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन 2, और वैलेंट्रॉन 2 तो ये दो ही बॉन्ड बना पाएगा, H और H, तो बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 ही आ रहा है। ये क्या होगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है यहाँ पे सेंट्रल एटम के बाद। क्लियर है? यहाँ पे है कि ये हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है NO,
NO किस कैटेगरी का मॉलिक्यूल है, किस टाइप का, बताओ इसमें कोई एक। NO ने ड्रॉ करवाया हुआ है क्लास में, ये NO का भी स्ट्रक्चर। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास। जब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, इसके पास भी जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 7, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो BeS2 एंड NO तो दोनों क्या होगा वहां पे, लिविस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। KrF2 एंड ClF3। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन का मतलब कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सेंट्रल एटम के अबाउट 8 या 8 से ज्यादा होगा, या 8 से कम होगा या 8 से ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पर। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन का मतलब है कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो या 8 से ज्यादा हो, 8 नहीं हो। तो बी की बात करें तो बी में क्या आ रहा है तुम्हारा BeS2। तो BeS2 में ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन आ जाएगा। और ये भी तुम्हारा NO, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भी एक्सेप्शन आ जाएगा तुम्हारा। तो आंसर एक बी भी रहेगा। आंसर की में A एंड C दिया है, चेक कर लेते हैं वहां पे क्या है। Which are the exceptions of the Lewis octet rule? तो B तो आएगा ही, B तो एक्सेप्शन सही ऑक्टेट रूल का। एक की बात करें तो A नहीं आ पाएगा। C देखते हैं जो भी आंसर है। क्लियर है अब यहाँ पे, तो आंसर तो ढंग से चेक किया करो उसमें पे, D एंड C है वहां पे। ये तो वहां पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट है वहां पे, B ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो B एक आएगा। C की बात करें तो C में क्या है तुम्हारा, तो KrF2। वैसे यहाँ पे क्रिप्टन जो आ रहा है इस टाइप से, यहाँ भी क्रिप्टन के पास जो है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है 8, एक रहेगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड भी आता है इसके बीच में, Kr2 प्लस और F माइनस, KrF2 आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हो, इस टाइप से भी बनाता है यहाँ पे। यहाँ पर देखोगे तो जो आयनिक बॉन्ड में तो इसमें ऑक्टेट देखना ही नहीं है, इवन इसमें भी अगर देखोगे यहाँ पे, तो क्रिप्टन का अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना हो तो कितना लोग है, क्रिप्टन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, जैसा कि मैंने जेनॉन का लिया हुआ था, मैंने जितना भी कंपाउंड ड्रॉ किया हुआ था जेनॉन का 8, उसी तरह क्रिप्टन का भी अगर लोगे तो वो क्या आ जाएगा वहां पे 8। सही है बिल्कुल। अगर 8 दिखा दो तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया हुआ, अभी भी क्या रहेगा यहाँ पे है 6, तो 6 और यहाँ पे 4, तो 10 आ जाएगा, ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इससे पता नहीं चल पा रहा था, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ClF3, तो ClF3 का तो पता है यहाँ पे कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7 में से 3 बॉन्ड बना रहा है, बचा 4, दैट मीन 2 लोन पेयर। तो क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 प्लस 4 10। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, 8 से ज्यादा हो जा रहा है। तो आंसर क्या आता है तुम्हारा B एंड C। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में विच स्पेसीज है सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो CO3 2 माइनस और NO3 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। अब देखो NO का बॉन्ड ऑर्डर, अब NO मैंने पीछे बताया हुआ था, पीछे कुछ याद हो कि CO का बॉन्ड ऑर्डर और NO का बॉन्ड ऑर्डर ये हम लोग MOT से निकालते हैं, यहाँ से लोग अभी यहाँ पे लोग नहीं निकाल सकते हैं। NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है, अभी हम लोग इतना बता सकते हैं यहाँ पे कि इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे 2 से ज्यादा ही यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। बट NO का बॉन्ड ऑर्डर MOT से निकलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
CO का भी बॉन्ड ऑर्डर वैसे ही निकालते हैं, वो MOTC। इसको अभी छोड़ दोगे यहाँ पर, और NO2 की बात करें, NO2 का स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि ये क्या रहा था, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस टाइप से। और जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं यहाँ से हम लोग, ये क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रहेगा। इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। और जब इस टाइप से रहेगा, यहाँ इसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, अब यही इस टाइप से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, N डबल बॉन्ड O माइनस, पॉजिटिव चार्ज और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता, सोचो, यहाँ पे 2 ही RS आ रहा है यहाँ पे, 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 1.5। सही है, बिल्कुल। यहाँ पे सेम किसका आ जाएगा, CO32 माइनस का भी 1.33 और NO3 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर 1.33। तो आंसर तुम्हारा A एंड B आ जाता 4 का। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे पार्ट 4 कंप्रीहेंशन में किसी को डाउट? पार्ट 4 में तो कंप्रीहेंशन 1 थ्योरी ही कंप्लीट दे दिया गया है वहां पे। PO4 3 माइनस का, तो PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। फास्फोरस सेंट्रल एटम रहेगा, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है, थर्ड पेड का एलिमेंट है तो 5 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस। P डबल बॉन्ड O और 3 नेगेटिव चार्ज है, O माइनस O माइनस O माइनस। ये स्ट्रक्चर आएगा PO4 3 माइनस। और भी कोई डाउट कंप्रीहेंशन में पार्ट 4 में? उसमें डाउट नहीं, फिर आगे बढ़ता हम लोग इसमें एक्सरसाइज 3। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसको भी हम लोग। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। तो बताओ इसमें डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं उसको। सब लोगों का 6 ही डाउट है, 1 भी है, 1 एंड 6। 1 में देख लेते हैं 1 को इसे। अब देखो उसमें वहां पे पूछा जा रहा है कि मोलिकुलर शेप ऑफ SO4 एंड X सबका इसका सेम होगा, डिफरेंट होगा। ये फिर हम लोग इसको अभी क्वेश्चन नंबर 1 का जो है उसका शेप सेम होगा या डिफरेंट होगा, वो आगे का पार्ट है, जो कि हम लोग अभी स्टार्ट भी किए हैं एस्पर थ्योरी, उसमें पढ़ेंगे हम लोग शेप के बारे में। बट सेंट्रल एटम पे पूछा जा रहा है विथ सेम लोन पेयर सेंट्रल एटम पे। तो SF4 पे सल्फर पे कितना लोन पेयर, सोच के बताओ। CF4 में कार्बन पे लोन पेयर और HCF4 में जेनॉन पे नंबर ऑफ लोन पेयर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसमें यहाँ पे है, इसमें 1 सल्फर में 1 लोन पेयर। तो सोचने का सिंपल तरीका, कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता होना चाहिए, जो कि बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में मैंने अलग से लिख करके दिया हुआ है कि किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो SF4 में सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहा था, मतलब कहीं भी सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से 4 बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, और जब 4 बॉन्ड बना लेगा बचा 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 1 लोन पेयर। यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन 4 और चारों का चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मींस 0 लोन पेयर सेंट्रल एटम पे। और यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 बॉन्ड बना रहा है, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 2 लोन पेयर। ये तो सिंपली सोच सकते हो, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर।
तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया यहाँ पे। बाकी किसका शेप, सॉरी द सेम विथ, शेप की बात भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो मोलिकुलर शेप कितना रेस्पेक्टिवली, तो शेप की बात करें सबका शेप अलग अलग रहेगा, तो हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया गया है, बट क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली कुछ फिजिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और कुछ यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, क्योंकि एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे। देखो इसमें यहाँ पे करना क्या है, बताता हूँ इसमें मैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जब जे एडवांस पूछा था वो एज्यूम करके चल रहा था कि पूरा सिलेबस तुम पढ़ चुके हो, इवन 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ चुके हो तुम। इसमें यहाँ पे टर्म यूज किया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, 10th में पढ़े हुए कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स की अगर बात करें हम लोग, ऐसा कुछ पढ़े तुम लोग? यस या नो? सर फिजिकल केमिस्ट्री में बताया था सर ने, ये फोर्स के बारे में बताया था, लेकिन सिर्फ ओके, मतलब कुछ तो आइडिया यहाँ पे है, ये फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है यहाँ पे, ये नेगेटिव ऑफ के Q1 Q2 अपॉन आर, सॉरी आर, सिर्फ आर रहेगा यहाँ पे जब एनर्जी होता है। एक ये फार्मूला तुम्हें पता हो पहले, तो ये अगर पता फार्मूला पढ़े तो इसमें के क्या होता है और के का वैल्यू क्या होता है, ये कौन बताओगे अगर कुछ पढ़े तो? सही है क्वेश्चन, इसमें के का वैल्यू क्या रहता है इसमें यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹। सही है सब लोगों का, ये रहेगा वैल्यू के का। अब यहाँ पे Q1 Q2, अब Q1 Q2 क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पे। अब आगे द फिगर्स बिलो इन द below is the plot of potential energy versus intermolecular distance of H2 molecule in the electronic ground state. What is the value of net potential energy? Potential energy भी बताना है। E naught as indicated in the figure in kilojoule per mole, वो भी किस रूप में बताना है? किलोजूल पर मोल में। और D is equal to D naught at which the electron repulsion and the nuclear repulsion energy are absent. जहाँ पे क्या हो, दोनों रिपल्सन absent हो, दैट मीन्स वो प्रॉपर डिस्टेंस पे आर और डी नॉट डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस पे दोनों एच और एच। एज रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एच एटम इज टेकन एज 0 व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर इनफिनिटली फार अपार्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है और इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अगर इनफिनिटली लार्ज हो यहाँ पे, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला जा रहा है? 0 लेने के लिए। हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस यहाँ पे है तुम्हारा, और इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो अगर इन्फिनिटली डिस्टेंस पे हो तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0। और जब ये इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन में ही रहा था बेसिकली फर्स्ट ऑर्बिट में ही, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो बताना है यहाँ पे, मतलब ओवरऑल यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच का H2 के लिए। फिर हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये एनर्जी निकाल लेना यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के अगर निकालेंगे तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कुछ डिस्टेंस पे रहेगा वहां पे है। तो जो कुछ डिस्टेंस पे आ रहा है तो Q1, तो Q1 क्या आ रहा है? प्रोटॉन का चार्ज, और Q2 क्या आ रहा है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो चार्ज क्या होता है एक प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का? कौन बताओगे? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्लस एंड माइनस। एक मतलब वैल्यू क्या रहता है? प्लस माइनस तो रहता ही है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? सही है आ रही है इसमें 1.6 into into 10 10 to raised minus to 90। minus 90। सही है सबका, इसमें क्या करना है तुम्हें। और प्रोटॉन का भी चार्ज क्या होता है तुम्हारा? सेम होता है बट साइन अपोजिट रहता है वहां पे। और आर लेना यहाँ पे है,
आर जो रहता है यहाँ पे है, मान लो कि ये जो एक न्यूक्लियस है तुम्हारा और ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये डिस्टेंस है यहाँ पे, दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस तुम लोग पढ़े होगे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होता है, बताओ कोई एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें जो फार्मूला पढ़े होगे तुम लोग 0.529 0.529 एंगस्ट्रॉम। एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो यहाँ पे एन वन है और जेड भी वन है, दैट मीन्स कितना आ जाएगा ये, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स मीटर में इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा -10। इसको कैलकुलेट करो क्या आ रहा है यहाँ पे। लो रफली यहाँ पे बताओ क्या आ रहा है ओवरऑल वैल्यू, क्या आ रहा है इसका। कुछ तो अप्रॉक्स बताओ यहाँ पे, पावर वगैरह कुछ कैंसिल आउट करो इसमें जो भी हो पा रहा है। चलो कैलकुलेट करो जो भी रहेगा इसमें, तो कुछ तो बता रहे हो इसमें। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कौशल 4.35 जो तुम्हारा आ रहा है उसमें, थोड़ा सा कुछ और करेक्ट करोगे उसमें, तो 4.3, वो तो फाइनल आंसर उसमें आ रहा है, मैं फाइनल आंसर की बात नहीं कर रहा। अनुष्का वहां पे पीछे से आंसर नहीं देखना है, वहां पे वो तो आएगा अभी, बट मैं सिर्फ इसका कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या रहेगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे है 4.35, चार्ज क्या आ रहा है ओवरऑल वो बताना है। 4.35 इंटू, बताओ इसमें यहाँ पे है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा। 10⁻⁻18। नहीं, थोड़ा सोचना, 18 या कुछ और। ट्वेंटी वन, तो कुछ लोगों का 21 आ रहा है, तो जो भी आ रहा है यहाँ पे ये क्या रहेगा इसमें, -21 किलो जूल पर मोल। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे किलो जूल। तो सिंपली यहाँ पे जो यूनिट रहेगा इसमें, जो भी के का यूनिट आता है यहाँ पे उतना देखना नहीं है, तो जो भी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, ये एक एटम के लिए आ रहा है यहाँ पे, एक एटम के लिए आ रहा है यहाँ पे, मुझे पर मोल निकालना है। ये एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी आ गया, अब एक मोल के लिए निकालना है मुझे यहाँ पे, फॉर 1 मोल। इसको क्या करोगे, एक एटम और एक मोल के लिए निकालना है, क्या करोगे यहाँ पे, एक मोल के लिए अगर निकालना हो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो इसको, जो कि यहाँ पे डेटा दे भी रखा है क्वेश्चन में, 6.23 इंटू 10⁻23। अब ये वैल्यू निकालो कितना आ रहा है अप्रॉक्स, ये तो आसान सा है। दैट मीन्स क्या लिख सकते हो उसमें, आप पावर लगाने की जरूरत नहीं है उसका वहां पे, तो वो क्या आ जाएगा 2681, 2681 या कुछ और चेक करो उसमें। 2621 अप्रॉक्स आता है, देखोगे वहां पे, कैलकुलेट करो इसको। अब ये क्या आ गया यहाँ पे तुम्हारा, और 1 मोल। अब यहाँ पे इसका जो यूनिट आता है किलो जूल पर मोल।
एक मोल के लिए इतना, यहाँ पे एक हाइड्रोनेट मतलब एक मोल के लिए, यहाँ पे जो हम लोगों को निकालना था मतलब ये फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए आ गया यहाँ पे है ओवरऑल इतना। यहाँ पे मुझे यहाँ पे H2 के लिए निकालना था, ये तो एक हाइड्रोजन के लिए आ गया। अब जब H2 के लिए निकालेंगे दैट मीन 2 हाइड्रोजन एटम, ये क्या आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, 262 इंटू 2, तो फिर ये आंसर आ जाता है यहाँ पे। ये मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला, उसको मोल में कन्वर्ट किया क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जो एनर्जी आएगा ये किलो जूल में आएगा एनर्जी, पर मोल बताना है तो उसको मोल से यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे है। और उसके बाद अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए आ रहा है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आंसर आएगा यहाँ। जो भी आ रहा है मतलब अप्रॉक्स मैंने लिखा हुआ यहाँ पे है। एक ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट टाइप से क्वेश्चन था यहाँ पे, दैट मीन्स फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, फिजिकल केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इन्वॉल्व है ही नहीं कहीं से भी, बट यहाँ पे दे रखा है तो इस टाइप से सोचना है तुम्हें। चलो ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको हम लोग। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 और जो तुम्हारा डीपीपी है। ग्राफ का यूज इसमें यहाँ पे बस बहुत ज्यादा कुछ यूज है ही नहीं। यहाँ पे जो H और H दिया गया यहाँ पे है, उसमें बोला जा रहा है कि D, वहां पे क्वेश्चन एड करो कि फॉर D इक्वल टू D नॉट एट विच द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन एनर्जी आर एब्सेंट। दैट मींस ये सेपरेट D डिस्टेंस पे आ रहा है वहां पे, और जब दोनों D डिस्टेंस पे एटम आ रहा है यहाँ पे तभी हम लोग कुछ इन्फिनिटली डिस्टेंस पे रहता तो वो जीरो लेने के बोला जा रहा है, और जब ये D डिस्टेंस पे आ रहा है यहाँ पे ये दोनों जो एटम है H और H, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। एक H के लिए निकाले फिर दूसरे H के लिए निकाले, यहाँ पे है एनर्जी। ऐसा ग्राफ हम लोग क्लास में भी ड्रॉ किए हुए थे, इस टाइप का ग्राफ है तो क्या होता है वहां पे, जैसे जैसे ग्राफ नीचे जाता तो मोल स्टेबल होता जाता है H2 मॉलिक्यूल, बस उसका वहां पे वही यूज है, बहुत ज्यादा उसका यूज है नहीं ग्राफ का यहाँ पे। चलो ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी कल जो टेस्ट है तुम्हारा उसको रिवाइज कर लोगे, नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर है वहां पे है, और ऐसा नहीं लग रहा कि इजी क्वेश्चन है तो बस वैसे इसको करते जा रहे हैं। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी है वहां पे कल के पेपर में, उसको ध्यान से करना है। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ फिर अभी यहीं पे। तो ठीक है, बाकी इसको कॉपी कर लो, इसमें एग्जांपल अगर इसमें दोबारा क्वेश्चन को रीड करके सोचना उसमें किस टाइप से आ पाता है। बाकी इसमें कई सारी चीजें आगे का मैंने यूज किया हुआ है, बस नोट करके रख लो कि ये इसका सोल्यूशन इस टाइप से है। बाकी चीजें जब पढ़ोगे तो अपने आप को क्लियर होता है। टाइमिंग मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा अभी इवनिंग तक में, तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने बताया 3 to 4 टाइमिंग रहेगा, मतलब आफ्टरनून में ही रहेगा। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी यहीं पे।